हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं अपने कंसेप्ट के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। थंबनेल देख कर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग अब बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड पार्ट रिलेटेड टू द चैप्टर हीट। हीट के हम सेकंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले पार्ट में बेसिकली हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था जिसके अंदर Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी वाली कहानी पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोग किससे डील कर रहे थे? हम रेंज से डील कर रहे थे। मतलब अगर किसी चीज़ को हम 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक एक टेम्परेचर की रेंज में हीट करने की अगर कोशिश करते हैं तो कितना एनर्जी उसने कंज्यूम किया, कितना हीट उसने कंज्यूम किया, वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, उसके बाद डेल्टा टी वॉज टी हायर माइनस टी लोअर। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं लिखा है उसके अंदर पीछे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने उस पॉइंट पे की थी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे अभी हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक बेसिकली रिलेटेड है एक छोटे से और कंसेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर का एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर में क्या हो रहा है, कोई चीज़ हीट होते दिखाई दे रही है। तुम लोगों को ऐसे दिख रहा है कि एक चीज़ है जो 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जा रही है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो मैं तुमको एक अंदाज देने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर के अंदर भर देता हूँ वाटर। इसके अंदर सब क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। अब इसके अंदर मैं एक स्पीयर डुबा दूँ। स्पीयर का शुरुआती टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का स्टार्टिंग का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये हॉट होगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा? टेम्परेचर अपना लूज करना स्टार्ट कर देगा। उसके बदले में खुद क्या होने लगेगा? खुद कूल डाउन होने लगेगा। और वो टाइम तक ये दोनों कूल डाउन होते रहते हैं जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम नहीं हो जाता। ये तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला करते थे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब क्या था कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, एक बॉडी अगर हॉट है और एक बॉडी अगर कोल्ड है तो ये तब तक एक दूसरे को टेम्परेचर एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तब तक टेम्परेचर का एक्सचेंज चलता रहेगा जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक। लेकिन हमारा इससे क्या लेना देना है? हम इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट देख रहे हैं कि बॉल पहले कितने डिग्री सेल्सियस पे था? 100 डिग्री सेल्सियस पे था। वो भी तो ठंडा होकर के कहीं ना कहीं 50 पे आया होगा। वाटर पहले 15 डिग्री सेल्सियस पे था, वो भी घूम के क्या हो गया होगा? 50 के आसपास चला होगा। बॉल की वजह से पानी गर्म हो गया होगा, पानी की वजह से बॉल थोड़ा ठंडा हो गया होगा। दोनों लोग एक सर्टेन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ गए होंगे। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ गए होंगे, ये बात मुझको समझ में आती है। तो ये टेम्परेचर में देखो, ये बॉल जो है या वाटर जो है मेरा कितने पे जा रहा है? 15 से 50 डिग्रीज तक जा रहा है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो इसने भी एब्जॉर्ब की होगी। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ 20 से 100 डिग्री तक गर्म की जा रही थी, वैसे ही ये वैल्यू भी तो 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्रीज तक जा रहा है वाटर। इसने भी कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब किया होगा, वो हीट इसने इस बॉल से एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, ये बॉल ने कुछ ना कुछ हीट दिया होगा, तो ये बॉल ने कुछ ना कुछ हीट को क्या किया है? लूज किया हुआ है, कुछ ना कुछ एनर्जी लूज की है। वो कितनी लूज की है? 100 डिग्री पे जितनी इसके पास थी उससे लेकर के 50 डिग्री तक इसने कुछ ना कुछ लूज की है। कितना इसने लूज की, कितना इसने गेन की, इन सारे बातों पर हम लोगों को आज बात करना है। तो बेसिकली हमको आज किसके ऊपर बात करना है? हमको बात करना है एक प्रिंसिपल पे जिसको बोला जाता है हीट एक्सचेंज। हीट क्या होने वाली है इस केस में? एक्सचेंज होने वाली। किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है, कैसे काम कर रही है, ये सारी बातों को अब हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है बात। तो हम मेजर करने वाले हैं हीट को। हीट को ही मेजर करने के लिए हम लोगों को वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो टेक्निक को अभी तक हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे होता क्या है। कि मैंने तुमको इस केस में, पिछले वाले केस में बताया था कि ये चीज़ क्या कर रही होगी? टेम्परेचर लूज कर रही होगी। बॉल तुम्हारा क्या करेगा? स्पीयर टेम्परेचर लूज करेगा। ये क्या करेगा? टेम्परेचर गेन करेगा। इसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जो ये सारी हरकतें होते देखते रहता है। ये डिवाइस को क्या बोला जाता है? कैलोरी मीटर बोला जाता है। कैलोरी मतलब एनर्जी। कैलोरी, हम एनर्जी को कैलोरी में काउंट करते हैं। कैलोरी तो हम लोगों ने देखी हुई। कैलोरी मीटर ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को काउंट करता है। ठीक है, इसके अंदर हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसको भी हीट देगा कुछ ना कुछ, और इस कैलोरी मीटर को भी कुछ ना कुछ हीट देने वाला है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हीट लूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे कौन हीट लूज कर रहा है? ये बॉल मेरा हीट लूज कर रहा है, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कैलोरी मीटर एंड हीट गेन्ड बाय द वाटर। तो वाटर और कैलोरी मीटर दोनों ठंडे पड़े हुए थे। इन दोनों को हीट किसने दिया? अंदर जो गर्म बॉल आया था उसने दिया। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट क्यू इज इक्वल टू हीट बाय कैलोरी मीटर एंड हीट बाय
ठीक है, पहली चीज़ मुझको यहाँ पे समझ में आ गई। तो मुझको वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट बाय कैलोरी मीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ। मुझको पता है कि Q की वैल्यू एक्चुअली में कितनी होती है, Q होता है हमारा MC डेल्टा T। समझना, Q होता है हमारा MC डेल्टा, Q ये भी है, Q ये भी है और Q ये भी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Q की जगह पे लिख सकता हूँ M मास ऑफ द स्पीयर, MS लिखूंगा, इनटू C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द स्पीयर, और डेल्टा T टेम्परेचर कितना चेंज हुआ किसका, स्पीयर का, इज इक्वल्स टू मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर प्लस मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। इतनी बातें मुझको यहाँ पे याद रखनी है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो ये किसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए, ये किसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए, और ये किसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए काम कर रहा है। ये Q मतलब उतनी अमाउंट ऑफ हीट जितनी उसने लूज की, MC डेल्टा T। ये Q कैलोरी मीटर है, जितना उसने एब्जॉर्ब की, वो भी फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, MC डेल्टा T। और ये QW मतलब वो हीट जो वाटर ने एब्जॉर्ब की, वो क्या होगा, वो भी MC डेल्टा T। ये सब हम कौन से फॉर्मूले से कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरी मीटर। तो मिक्सिंग मेथड के अंदर क्या हो रहा है कि हम एक कंटेनर के अंदर वाटर भर रहे हैं, कैलोरी मीटर लगा रहे हैं, और इसके अंदर एक गरम गरम बॉल अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ध्यान देना अभी, ठीक है। अभी इस बॉल का हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है, और ये ठंडा पड़ने के बाद इसका कुछ ना कुछ क्या बन जाने वाला है, टेम्परेचर लो हो जाने वाला है, इसका लोअर टेम्परेचर। करेक्ट है, दो बातें यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इसका शुरुआत में टेम्परेचर लो रहा होगा, ठंडा रहा होगा, ये बॉल के आने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाने वाला है, हाई हो जाने वाला है। क्लियर। और ये जो वाटर भरा हुआ है अंदर, ये भी शुरुआत में कैसा रहता है, ये भी शुरुआत के अंदर इसका भी टेम्परेचर लो रहता है, फिर ये बॉल के आ जाने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो मुझको यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि फाइनल टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द स्पीयर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द स्पीयर। ये बताने की कोशिश करता हूं मैं तुमको कि फाइनल देखो शुरुआती टेम्परेचर इसका कैसा था, हाई, फाइनल टेम्परेचर इसका क्या हो जाने वाला है, लो। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि फाइनल टेम्परेचर इसका लो होने वाला है। वैसे ही मैं अगर बोलूं फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर के मैं फाइनल टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो वाटर का फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाने वाला है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह पे TH। ये इसका फाइनल टेम्परेचर था, शुरुआत में ये इसका टेम्परेचर रहा होगा, बाद में। वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरी मीटर, वो भी क्या हो जाने वाला है, TH। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, TH हो गया। अब मैं तुमसे ये बात पूछने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा टेम्परेचर हाई होगा और कौन सा टेम्परेचर लो होगा। तो इस केस में इसका फाइनल टेम्परेचर स्पीयर का कैसा होने वाला है, लो होने वाला है। इसका फाइनल टेम्परेचर कैसा हो जाने वाला है, ये गर्म हो गया ना, पानी है, स्पीयर आया अंदर, ये गर्म हो गया, तो इसका फाइनल टेम्परेचर कैसा हो जाने वाला है, हाई हो जाने वाला है। और इसका भी फाइनल टेम्परेचर कैसा हो जाने वाला है, हाई हो जाने वाला है। ये बात मुझको समझ में आती है। एक लास्ट में मुझको एक बात और समझ में आ रही है कि इसका टेम्परेचर कम होगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कैलोरी मीटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। वाटर और कैलोरी मीटर साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर लो होगा और वाटर और कैलोरी मीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये गर्म था, ये लोग ठंडे थे, ये दोनों आकर के एक पॉइंट पे क्या हो जाने वाले हैं, मिल जाने वाले हैं। करेक्ट है, ठीक है। तो इसका लोअर टेम्परेचर, द लोअर टेम्परेचर ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू द हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर। दोनों लोग एक पॉइंट पे आकर ठंडे हो जाएंगे, वो ठंडा होगा, ये गर्म होगा, दोनों एक पॉइंट पे आकर के रुक जाने वाले। तो मुझको लगता है कि हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर, हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का हाई टेम्परेचर विल बी इक्वल, वाटर एंड कैलोरी मीटर लिख देता हूं मैं, दोनों साथ में काम करते हैं। हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरी मीटर विल बी इक्वल टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द स्पीयर। स्पीयर ठंडा जितना पड़ेगा, पानी गर्म उतना ही होने वाला है। ये बात तुमको बहुत हेल्प करने वाली है। और ये दोनों टेम्परेचर को मैं बोल सकता हूँ कि हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर, लोअर टेम्परेचर ऑफ द स्पीयर इज इक्वल्स टू, इन सबको मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, T अज्यूम कर सकता हूँ। इन सबको मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ,
टी एज्यूम कर सकता हूँ, देखेंगे ये सारी बातें तुमको याद रखनी। तो फिलहाल इतनी बात याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट के तरीके से हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में डुबा करके टेम्परेचर में होने वाले एक्सचेंज को स्पेसिफिक हीट के तरीके से पढ़ेंगे। उसके अंदर हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर एंड हीट गेन्ड बाय द वाटर। इसको मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने तुमको बोला हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड हीट गेन्ड बाय वाटर। तीनों का MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, MC डेल्टा। मास ऑफ स्फीयर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, प्लस मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। इतनी बातें यहाँ पे हमने देख ली। यहाँ पे हमने देखा कि शुरुआत में ये गर्म है, फाइनली ये क्या हो जाने का, ठंडा हो जाएगा। शुरुआत में ये दोनों ठंडे हैं, फाइनली ये क्या हो जाने वाले हैं, गर्म होने वाले हैं। ये बातें मैंने तुमको यहाँ पे बताई। दूसरे मैंने बताया कि जितना ये ठंडा होकर जिस पॉइंट तक आएगा, ये गर्म होकर उस पॉइंट पर आएगा, और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाने वाला है, सेम हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसका कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो इन दोनों का हायर टेम्परेचर, स्फीयर का टेम्परेचर कम होने वाला है, तो स्फीयर का लोअर टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। समझना है, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब तक बढ़ते कम होते रहेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाने वाले। ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे समझ में आ गया। इतनी बातें तो याद रख के हमको आगे वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना है। तो ऐसे कुछ दिखाई देगा तुमको अपना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। मैं वो 3 चीज़ें नीचे लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और कॉपर स्पीयर, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे कॉपर स्पीयर है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे स्पीयर है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, वाटर स्पीयर और अपना कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर का ही कैलोरीमीटर है। समझा, क्लियर है। इतनी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब इतनी बातों में उसने हमको सबके मास के बारे में बात करते हैं। तो 100 ग्राम मास और कॉपर स्पीयर, कॉपर स्पीयर का मास कितना बताया हमको, कॉपर स्पीयर का मास हमको दिया हुआ है 100 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने की कोशिश करना। इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम, 195 ग्राम वाटर का मास है। एंड इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मास हमको बताया कितना है, 50 ग्राम। सबको हम केजी में ले जाएंगे, फिलहाल रहने देते हैं ऐसी, ठीक है। अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम इज हीटेड एंड रेज्ड अप टिल 100। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर, इसका शुरुआती टेम्परेचर जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और इनिशियल टेम्परेचर इसका हाई टेम्परेचर है, ठीक है। इसका इनिशियल हाई टेम्परेचर 100 है, ठीक है। इज रिलीज्ड इन वाटर एट द टेम्परेचर 20 डिग्री। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर या फिर इसका लोअर टेम्परेचर वाटर का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरीमीटर की भी वही हाल है, इसका भी लोअर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। ये ठंडा है तो इसका ठंडा वाला टेम्परेचर 20, ये गर्म है, इसका गर्म वाला टेम्परेचर 100, और ये भी ठंडा है वाटर, इसके लिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सी का वैल्यू हमको बताया है 1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर स्पीयर 0.1। कैलोरीमीटर भी कॉपर का ही बना हुआ है, इसके लिए ये भी कितना, 0.1। अब Q तो वो हीट है जो स्पीयर ने दिया, स्पीयर ने वो हीट दे दिया वाटर को, और स्पीयर ने वो हीट दे दिया कैलोरीमीटर को, ठीक है। तो Q हो गया खुद MC डेल्टा T फॉर किसके लिए, स्पीयर के लिए, फॉर द स्पीयर इज इक्वल टू Q जो एक्चुअली में क्या बन जाने वाला है, फिर से MC डेल्टा T फॉर द वाटर, MC डेल्टा T फॉर द वाटर। और फिर से हम आगे आएंगे और लिखेंगे MC डेल्टा T, ये किसके लिए है, ये कैलोरीमीटर के लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, MC डेल्टा T की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ध्यान देना, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, सेकेंड माइनस फर्स्ट कभी नहीं, हमेशा याद रखना है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर यहाँ पे लिखना है। इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या हो जाने वाला है, MC वापस से हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, फॉर वाटर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, MC सेम हायर टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर माइनस लोअर टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे M मतलब ये किसके लिए है, स्पीयर के लिए। स्पीयर का मास कितना बताया उसने, 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg,
100 ग्राम मतलब 0.1 kg हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू उसने कितना बताया स्पीयर के लिए 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू हायर टेम्परेचर, इसका हाई टेम्परेचर कितना है 100, और ये ठंडा होके कितना हुआ, इसको गर्म था ना, फिर इसको हमने ठंडा किया, ठंडा होके कितना हुआ नहीं मालूम, इस वजह से उस टेम्परेचर को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ T इज इक्वल टू T अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। T मैंने इसको अज्यूम करके लिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास वाटर के पास आ गया, वाटर का मास देखो कितना है 195 मतलब 1.95 kg इंटू सी का वैल्यू कितना बताया हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाय हायर टेम्परेचर इसका कितना है, देखो शुरुआत में तो इसका टेम्परेचर 20 ठंडा पड़ा हुआ है, इसका हाई बढ़ जाने के बाद टेम्परेचर कितना होने वाला है नहीं पता है, ठीक है। उसको भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या अब कि ये जितना ठंडा होकर के होने वाला है, अब ये स्पीयर मेरा ध्यान दो, पीछे सरक रहा हूँ मैं थोड़ा सा, स्पीयर ठंडा होकर जिस टेम्परेचर पे आ जाएगा, पानी गर्म होकर भी उतने टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो गर्म है पानी ठंडा है, ये पानी को गर्म करेगा पानी इसको ठंडा करेगा, दोनों लोग एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो लोअर टेम्परेचर ऑफ द स्पीयर या फिर फाइनल लोअर टेम्परेचर ऑफ द स्पीयर इज हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर भी क्या हो जाने वाला है T, ये भी T तो ये भी T, माइनस लोअर टेम्परेचर उसका कितना है 20 प्लस लोअर टेम्परेचर 20 है ना, ठंडा बैठा हुआ है तभी, ऊपर से मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम्स, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको 1000 से 0.05 के आसपास आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C से, C की वैल्यू इसके लिए भी कितनी है 0.1 इंटू हायर टेम्परेचर बढ़ के कितना होने वाला है, कैलोरीमीटर तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ेगा, कितने पे जाएगा उतने पे जाएगा जितने पे स्पीयर ठंडा होने वाला है, स्पीयर कितने पे ठंडा होने वाला है हमारे हिसाब से T पे, तो यहाँ पे भी हम कितना लिखने वाले हैं T माइनस 20, हमने यहाँ पे भी कितना लिखा T माइनस 20 लिख दिया, ठीक है। समझ में आता है, वहाँ पे 100 ग्राम था, 100 डिवाइड बाय 1000 किया था 0.1 1.95 0.195 होना चाहिए, यहाँ पे 0.195, चलो मैं इसको आगे सुधार लूँगा, तो ये 0.195 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम से इस पर लेकर के जा रहे हैं, इंटू T माइनस 20 प्लस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या हो जाने वाला है 0.005 इंटू T माइनस 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाने वाला है डिवाइडेड बाय, ये 1 और 1 इसके नीचे ला देने वाला है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस T, ठीक है 100 माइनस T। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पे T फाइंड आउट करना है, क्योंकि व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझको लगता है T माइनस 20 और T माइनस 20 दोनों के पास है, तो मैं T माइनस 20 को निकाल लेने वाला हूँ कॉमन, अंदर मेरे पास बचेगा 0.195 प्लस 0.005, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे बची हुई, ये 100 इस तरफ ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये हो जाएगा 100 माइनस T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। क्लियर है, सॉर्टेड है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करो, 5 प्लस 5 हो जाने वाले हैं 10, 9 प्लस 1 हो जाएगा फिर से 10, यहाँ पे आ जाने वाला है 2, 0.200, यहाँ पे कितना है T माइनस 20 आया हुआ है, ठीक है। डिवीजन में मेरे पास क्या है 100 है, ऊपर मल्टीप्लाई होकर के कहाँ चले जाने वाला है 100 में चले जाने वाला है, विल बी इक्वल टू 100 माइनस T, अब ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कर देने वाला है 20, 100 जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना कर देगा 20.0, हार्डली मैटर्स, T माइनस 20 विल बी इक्वल टू 100 माइनस T, ठीक है। 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, 20 टाइम्स ऑफ T माइनस 20 टू 20 विल गिव मी 400 विल बी 100 माइनस T, ठीक है। ये 100 इधर ही रहने दो, 400 को उस तरफ लेकर के चले जाओगे तो ये 400 यहाँ पे आ गया, इस इक्वल्स टू ये 20T यहाँ पे रहने दो, माइनस T को यहाँ पे ला दोगे कितना हो जाएगा प्लस T हो जाएगा, 100 प्लस 400 मुझको दे देने वाला है 500 डिवाइडेड बाय 21 विल गिव मी T। अगर मैं इसको नियरली 20 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 4 ज़ा 5 25 12.5 12.7 नियरली, इसके नियर मुझको कुछ तो टेम्परेचर मिलने वाला है, ये वैल्यू को आप लोग डिवाइड करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों को सॉल्व करके लेना है और बहुत इजीली से इसके आंसर तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। T का वैल्यू जैसे आपको आंसर में मिलेगा वही तुम्हारा क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है, ठीक। फाइंड आउट कर सकते हो, T का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फटाफट तुमको इसका आंसर मिल जाने वाला है, फाइनल टेम्परेचर तुमको इसका मिल जाए। समझ में आया, कुछ इस तरीके से तुमको ये टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्लियर है, सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाइड है, कुछ भी मुश्किल यहाँ पे होने नहीं वाली है। याद रखना है सिर्फ ये बात कि जितने पे स्पीयर ठंडा होगा उतना ही पानी गर्म होने वाला है, और इसका लोअर टेम्परेचर और इसका हायर टेम्परेचर सेम होने वाला है। इसका लोअर टेम्परेचर और इन दोनों का हायर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है,
सेम होता है। और ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग हर बार इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है। और बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर जिसको बोला जाता है रेजुलेशन। नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट पे हमको बात करना है दैट इज रेजुलेशन। रेजुलेशन में कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं कि हम एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूबॉइड ले लेते हैं, और ये पूरा वाटर का बना हुआ है, ठीक है, बर्फ किसी लिए आइस, ठीक है। आइस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक पतला सा स्ट्रिंग रखता हूँ ऐसे ऐसे, और इसके पीछे भी ऐसे और ऐसे, और ये स्ट्रिंग के इधर एक वेट डाल देता हूँ, और इस तरफ भी मैं क्या कर देता हूँ, एक वेट टाई कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग क्या करने लगती है, इस रोप के ऊपर एक सर्टेन टाइप का प्रेशर डालना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे क्या एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये बर्फ को कट करके उस पार चले जाता है, क्रॉस कर देता है इसको, और इस पार आ जाता है लोड लेकर के। और ये जो बर्फ होता है ये फिर से अपने आप को क्या कर लेता है, फिर से अपने टेम्परेचर को फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ये फिनोमिना जिसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ, देखो टेम्परेचर को मैंने इस केस में क्या किया है, थोड़ा भी कम ज़्यादा किया नहीं। टेम्परेचर मैंने कैसा रखा हुआ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर का यूज़ करके, किसको यूज़ किया हमने प्रेशर को यूज़ किया है। और प्रेशर को यूज़ करके हमने थोड़ी देर के लिए क्या चेंज कराया है, मटेरियल का फेज चेंज कराया है। देखा ना वहाँ पे थोड़ा सा वो किधर जब कट करता है इसको, तो थोड़ा सा प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है हल्का सा, ठीक है। तो अगर मैं फेज चेंज करा दूँ टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर का इस्तेमाल करके, तो इस फिनोमिना को मैं क्या बोलना शुरू कर देता हूँ, इस फिनोमिना को मैं रेजुलेशन बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इस फिनोमिना को रेजुलेशन बोला जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटे छोटे थ्योरेटिकल बातें लगे हाथ में, सब कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट जिसके अपने बारे में बात करनी है, जिस बारे में हमको, वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर के अजीब बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। तो वाटर की एक खास बात होती है कि वाटर को हीट सप्लाई करोगे, वाटर को क्या करने की कोशिश करो, वाटर को हीट सप्लाई करने की कोशिश करो, तो वाटर उसकी वजह से क्या करता है, एक्सपांड करता है। वाटर उस वजह से क्या करता है, एक्सपांड करता है। और वाटर के अंदर से हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगेगा, वो सिकुड़ने लगेगा, कॉन्ट्रास्ट होने लगेगा। जैसे जैसे तुम हीट दोगे वो क्या करेगा, एक्सपांड होगा, जैसे जैसे तुम हीट लोगे वो क्या होने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रास्ट होने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे से आगे की तरफ चलता हूँ, कहाँ तक, समझो 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर क्या होने की कोशिश कर रहा है, एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ चल रहा हूँ, तो वाटर क्या होने की कोशिश कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बातें मुझको समझ में आ रही हैं बाय टर्म्स ऑफ द थियरी के हिसाब से। तो वाटर के साथ लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी हरकत ये हो जाती है कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो वाटर को अगर मैं क्या कर दूँ, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रख लेता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर पर रख दूँ, तो वाटर को क्या होना चाहिए कि धीरे धीरे अपने वॉल्यूम को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जिस वाटर को सप्लाई करने के बाद एक्सपांड होना चाहिए था, वो क्या होना शुरू कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में फिर से क्या होना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करने लगता है, फिर से सिकुड़ने की कोशिश करने लगता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो चुकी है, इसकी मैक्सिमम हो गया। हम 0 डिग्री के वो फेज की बात कर रहे हैं जहाँ से वाटर क्या हो चुका है, लिक्विड हो चुका है, उसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर ली है। तो 0 से 4 जैसे जैसे तुम उसको टेम्परेचर दोगे उसको एक्सपांड होना चाहिए, पर 0 से 4 के बीच में एक्सपांड होने के बजाय क्या करना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के फिर एक्सपांड होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होना, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसने क्या करना शुरू कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके आगे फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस तक। पहले इस तरफ क्या है, इस तरफ वॉल्यूम है, तो जैसे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में इधर जैसे ही टेम्परेचर बढ़े वैसे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, और ग्राफ को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे एक्सपेक्टेड था कि ग्राफ इस तरीके से चलेगा। पर ग्राफ इस तरीके से चलने के बजाय उसने क्या कर दिया कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे उतरता है, 4 डिग्री टेम्परेचर तक थोड़ा सा वाटर क्या करता है, अपनी डेंसिटी को और कम कर लेता है, अपना वॉल्यूम को क्या कर लेता है और कम कर लेता है, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होता है, फिर 4 डिग्री से एक्सपांड होना शुरू होता है।
फिर से समझा रहा हूँ कि वाटर को लोगे, हीट दोगे तो एक्सपांड होगा, सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दो, एक्सपांड होना शुरू होना चाहिए। पर 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक और पहले कंट्रास्ट होगा और उसके बाद एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब बिहेवियर है वाटर का। इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के साथ बात क्या हो जाती है कि इस वजह से हमको एक खास फिनोमिना देखने को मिलता है। वो फिनोमिना कहाँ मिलता है हमको? एक्वेटिक लाइफ में देखने को मिलता है। समझो तुम एक पॉन्ड कंसिडर करते हो और पॉन्ड के अंदर बहुत सारे फिशेज हैं। तुम लोग ये बात को नोटिस कर सकते हो कि पॉन्ड के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ होती है, फ्लोरा होता है, फौना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर सरफेस होता है। सरफेस से बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा होना शुरू हो जाए, अगर कूल डाउन होने लगे, तो ये टेम्परेचर का सरफेस क्या आ जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। सारा का सारा वाटर जो है वो इस तरीके से हॉट वाटर ऊपर आ जाएगा और कोल्ड वाटर जा करके क्या नीचे सेटल हो जाएगा। तो नीचे का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाने वाली है? डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी वाटर की और बचा कुछ टेम्परेचर का जिसका लोअर टेम्परेचर है वो ऊपर एक्सपोज हो जाएगा। ऊपर एक्सपोज होने के बाद और जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गिरते जाएगा, ऊपर का लेयर क्या हो जाएगा? ऊपर का लेयर फॉर्म कर लेगा आइस। ऊपर का लेयर क्या बना लेने वाला है? बर्फ बना लेने वाला है, आइस बना लेगा। और ये बर्फ जो होती है ऊपर, ये किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देती है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। इंसुलेटर ऐसी चीज़ है जो ऊपर की ठंड को अंदर आने नहीं देगा या फिर सीधी भाषा में नीचे की हीट को बाहर जाने नहीं देगा। तो अंदर का वाटर अभी भी कांस्टेंट कितने पे बैठा हुआ है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये फिशेस अभी भी स्विम कर सकती हैं क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अभी भी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड नहीं हुआ है अंदर, क्योंकि ऊपर से सॉलिड की परत बन चुकी है और ये लेयर ने क्या कर दिया है? इंसुलेट कर दिया है। इस वजह से एक्वेटिक लाइफ अभी भी आसानी से अंदर क्या करती है? जी पाती है। अंदर फिशेस मूव कर पाते हैं, फ्रीज नहीं हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड इफेक्ट ऑफ या फिर एसेंस ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में एनोमलस बिहेवियर के वजह से क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये यहाँ पर हमको एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल इसके अंदर होने की। क्लियर है? सॉर्टेड है। लास्ट हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं ह्यूमिडिटी पे। इसका भी बड़ा लेना देना है टेम्परेचर के साथ। सब थ्योरेटिकल छोटी छोटी बातें। लास्ट लेक्चर है तुम लोगों का हीट पे, ये अभी मैं तुम लोगों को इसके लिए बता दे रहा हूँ। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली ह्यूमिडिटी पे। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिड अगर तुम बोलते हो तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर इन एयर। एयर के अंदर वेपर या फिर वेपर के बजाय मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉइस्चर कितना है, इसका कंटेंट जो है वो क्या देता है हमको? ह्यूमिडिटी देता है, ठीक है। अब एयर क्या होती है ना कि एयर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरे पास एक कॉलम है एयर का, ठीक है। ये एयर जो है x डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, y kgs ऑफ मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। y kg ऑफ मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब x के अंदर अगर इंक्रीमेंट होने लगे, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो y की वैल्यू भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। y की वैल्यू भी क्या होने लगती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा एयर का टेम्परेचर रहेगा वो उतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है और जितना कम एयर का टेम्परेचर रहेगा वो उतना कम मॉइस्चर होल्ड करने वाली है। तो इस कैटेगरी से एयर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी तो है सैचुरेटेड एयर। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? सैचुरेटेड एयर, ठीक है। अब सैचुरेटेड एयर का क्या मतलब है? सैचुरेटेड ऐसी एयर है which has gained maximum moisture at its ability, मतलब at certain temperature। अगर ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो कि कोई एयर है जो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 किलो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, वाटर होल्ड कर सकती है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 25 है और इसने पूरा 5 किलो होल्ड कर लिया है, इससे ज़्यादा ये होल्ड कर पाने वाली नहीं है। तो ये एयर कैसी हो चुकी है? ये एयर सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है। इस टाइप के एयर को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? सैचुरेटेड एयर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर उसने कैपेसिटी पे नहीं होल्ड कर रखा है अपने, तो उस टाइप के एयर को हम क्या बोलने वाले हैं?
अनसैचुरेटेड एयर बोलते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड एयर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क समझ में आया? सैचुरेटेड एयर ऐसी एयर है या फिर ऐसा एयर का सैंपल है जिसने अपनी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी पे 100% यूटिलाइज कर दिया है, मतलब जितना वो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है उसने क्या कर लिया है, उतना 100% मॉइस्चर होल्ड कर लिया है। अगर उसने अपना 100% मॉइस्चर होल्ड नहीं किया हुआ है तो उस एयर को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एयर बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलना स्टार्ट कर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड, मतलब एक्चुअली में उसने एयर ने कितना मॉइस्चर हेल्ड किया अपॉन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। हमको क्या मिल जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला सीखना है। ये फॉर्मूला हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक एयर का सैंपल लो, उसके अंदर ये कैलकुलेट करो कि अभी उसने कितना एयर में होल्ड कर रखा है, तो उसने 50 किलो होल्ड करके रखा होगा, 50, ठीक है। अब एक्चुअली में वो सैचुरेट होने तक कितना होल्ड कर सकती है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम बोल देंगे उसकी कैपेसिटी कितनी, 100, बोल देंगे 50, कैपेसिटी उसकी कितनी है, 100 है। तो मैं बोलता हूँ कि उसने होल्ड कितना किया हुआ है, उसने 50 होल्ड किया हुआ है। उसकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, उसकी कैपेसिटी है 100 होल्ड करने की, मल्टीप्लाइड बाय आगे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 को कट कर देगा, कितना होल्ड कर रखा है भाई इसने, 50% होल्ड कर रखा है, मतलब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 50% एयर कैसी है, ह्यूमिड है। आज का ह्यूमिडिटी का स्केल क्या बोल रहा है कि वाटर कितना है, ह्यूमिड है 50%, सॉरी एयर कितना ह्यूमिड है, 50% ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। और सीधी बात है ना, अगर 100 किलो होल्ड कर सकती है और 50 किलो होल्ड कर रखा है तो 50% ही होल्ड किया है उसने, ऑब्वियस है, यही वो फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये सारी हरकतों की वजह से हमको एक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है। वो नेचुरल फिनोमेना को हम बोलते हैं ड्यू। ओस पड़ती है सुबह सुबह पेड़ों के ऊपर, ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी। तो हम हैं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है। इमेजिन करो अभी इसको, ठीक है, इमेजिन कर पाओगे तो ही समझ में आएगा। ये जो एयर है ये दिन में थी 32 डिग्री सेल्सियस पे। दिन में कितने टेम्परेचर पे थी, 32 डिग्री सेल्सियस पे थी। और 32 डिग्री सेल्सियस पे इसने 25 kg मॉइस्चर को अपने अंदर लॉक कर दिया था। अब ये दिन का समय था, कौन खड़ा हुआ था, सन खड़ा हुआ, शाम हो गई, हमारे इसी एटमॉस्फेयर में शाम हो गई। और कौन आ गया पिक्चर में, पिक्चर में आ गया हमारा मून। जब मून आया तो ये टेम्परेचर कितना था, ये टेम्परेचर तो आ गया 24 डिग्री सेल्सियस पे। इधर लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर कितने पे आ गया, 24 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसकी कैपेसिटी जो थी वो 32 डिग्री सेल्सियस में इसने 25 होल्ड कर रखी थी, पर इस एयर की कैपेसिटी है कि ये 30 डिग्री के ऊपर अगर 25 किलो होल्ड कर ले, मतलब इसका क्या हो जाने वाला है, वो मैक्सिमम हो जाए। और 30 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाए तो ये 25 किलो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया था कि होता क्या है इनके साथ, कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। इतने टेम्परेचर पे इसने इतना मॉइस्चर होल्ड किया था, टेम्परेचर कम होने लगा, रात होने लगी है, टेम्परेचर कम होने लगा, तो एक पॉइंट आया जहां इसने मैक्सिमम होल्ड कर लिया। 30 डिग्री पे 25 होल्ड कर सकता है, पर 30 के ऊपर 25 होल्ड कर नहीं सकता। और रात में टेम्परेचर क्या हो गया, 24 डिग्री हो गया, मतलब 6 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया, 6 डिग्री कम हो गया। तो ये 25 किलो नहीं होल्ड कर सकता 24 डिग्री पे, तो ये सिर्फ शायद 19 kg होल्ड कर सकता है। तो ये बचा कुचा 6 kg कहाँ जाएगा, ये बचा कुचा 6 kg है, ये कहाँ पे जाएगा, ये बचा कुचा जो 6 kg होता है ये कंडेंस होकर के ज़मीन पे गिरना स्टार्ट कर देता है। और ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन पे गिर रहा है इसी को हम सुबह सुबह देखते हैं उठ के प्लांट्स वगैरह के ऊपर, ग्रासेस पे, हमको किस फॉर्म में मिलता है, ये ड्यू के फॉर्म में मिलता है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ड्यू वापस से क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होकर के एयर क्या कर लेती है, फिर से इसको अपने पास लेके चली जाती है, ठीक है। पर रात को जब ठंडा पड़ता है तो वाटर इसको क्या कर देता है, फिर से कंडेंस कर देती है। तो ये कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज आया, देखो ये 30 डिग्री के ऊपर 25 मैक्सिमम कैपेसिटी थी इसकी,
अब नहीं होल्ड कर पाएगा ये 25 के आगे, ठीक है, ये 25 के आगे अब होल्ड नहीं कर पाएगा। ये टेम्परेचर से नीचे गिरा कि ओस गिरना शुरू हो जाएगी, ड्यू पॉइंट शुरू हो जाएगा। यही पॉइंट को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाता है। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो 32 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है। उसने 25 kg होल्ड कर रखा है, मैक्सिमम नहीं होल्ड किया, अपनी औकात का फुल नहीं होल्ड किया, ठीक है। लेकिन ये जो 25 किलो है ये किसी ना किसी लोअर टेम्परेचर पे तो मैक्सिमम होगा। तो 30 डिग्री पे 25 जो होता है वो मैक्सिमम है। 30 डिग्री पे ये एयर 25 होल्ड कर सकती है, 32 पे इसने 25 होल्ड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जैसे टेम्परेचर गिरना शुरू होगा तो 30 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, और 30 जैसे 29 हुआ तो ये तुरंत क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्यू बन के नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। जिस पॉइंट पे से ड्यू बन के नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल और डेफिनेशन वाले कॉन्सेप्ट है, इनके सब पे डेफिनेशंस वगैरह सब मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये मैटर सिर्फ अभी एक्सप्लेनेशन का है तुम लोगों के लिए। तो आज और अभी इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर हीट से रिलेटेड तुम्हारे टेक्स्ट बुक के और जितने भी फैक्चुअल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ आप लोगों को करा दिए हैं। ये दोनों लेक्चर्स से आप लोगों का हीट का कंसेप्ट अच्छा खासा रिवाइज जल्दी से हो जाना चाहिए, कम टाइम में हो जाना चाहिए, एक्सप्लेन भी हो जाना चाहिए। तुमको अगर डाउट लगता है तो रिपीट कर करके वीडियो को देखो और फिर से एक्सप्लेनेशन लो उसका। मैंने उतना ही स्लो भी बताया है और उतना ही फास्ट भी कंसेप्ट को कवर किया। ध्यान दोगे, लोग इसको 4-4, 5-5 लेक्चर्स लगाते हैं, मैंने 2 में इसको कवर करने की कोशिश किया ताकि इसको तुम रिविजन की तरह भी यूज़ कर सको और एक्सप्लेनेशन की तरह भी यूज़ कर सको। फास्ट करोगे एक्सप्लेनेशन कम होगा और स्लो कर दोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा, ठीक है। इतनी सारी बातें अभी इसके अंदर हो चुकी हैं, हीट के ऊपर अच्छी खासी बात हो चुकी है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए सी यू।